हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम करेंगे आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8। आप सभी को स्वागत है बीएम एजुकेशन क्लास 8 के इस चैनल के अंदर। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री का पार्ट 8, जहां हम डिस्कस करें नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। यहाँ पर हम क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जिनके आंसर आपको 100 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना है। नॉट मोर देन 100 वर्ड्स यानी 100 वर्ड से एक्सक्रीड नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, आपको मिलेगा क्वेश्चंस। तो इसीलिए इस सब्सक्राइब करें चैनल को इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। बेल आइकन, ठीक है। पार्ट ए बी सी हो चुका है, आज डी करेंगे। डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। क्वेश्चंस के आंसर को आपको 100 वर्ड से ज़्यादा में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? डिस्क्राइब जेम्स मिल पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आपको जेम्स मिल भाई साहब का जो पीरियडाइजेशन था इंडियन हिस्ट्री का, उसको डिस्क्राइब करना है। और वाई वॉज इट अनएक्सेप्टेबल टू द हिस्टोरियंस ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। जो न्यू इंडिया के जो लोग हिस्टोरियंस थे, उनको जेम्स मिल की पीरियडाइजेशन क्यों एक्सेप्ट नहीं थी, वो बताना है आपको। और आपको बताना है ऑन द व्हाट बेसिस हैव दे पीरियडाइज्ड इंडियन हिस्ट्री, यानी जो न्यू हिस्टोरियंस थे इंडिपेंडेंस इंडिया के, उन्होंने किस बेसिस पर हमारे इंडियन हिस्ट्री को क्लासीफाई किया था, यानी पीरियडाइज किया था। तो यहाँ पर आपको 3 सवाल पूछे गए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, 3 सवाल। पहला तो भाई जेम्स मिल्स का पीरियडाइजेशन को बताओ। दूसरा बताओ कि इंडिपेंडेंस इंडिया को जो हिस्टोरियंस थे उनको ये एक्सेप्ट क्यों नहीं था। तीसरा ये बताओ कि किस बेसिस पर जो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को क्लासीफाई किया था, इंडिपेंडेंस इंडिया के जो न्यू हिस्टोरियन थे। तो जेम्स मिल रोट द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जेम्स मिल थे, जेम्स मिल रोट द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट कवर्ड ओल्ड पीरियड्स। जेम्स मिल ने किताब लिखी थी 3 वॉल्यूम वाले, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहली बार हमारे इंडिया के इतिहास को, भारत के इतिहास को, यानी इंडियन हिस्ट्री को, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखा था, जिसमें उन्होंने 3 पीरियड को कवर किया गया था। He divided Indian history into 3 broad periods on the basis of religion. उन्होंने रिलीजन के बेसिस पर इंडियन हिस्ट्री को 3 ब्रॉड पीरियड्स में क्लासीफाई किया था। क्या क्या थे? एक तो था सर हिंदू, एक तो था मुस्लिम, और एक था ब्रिटिश, जिसको हम क्रिश्चियन पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक। He called the ancient period Hindu period because most of the Indian was then under the Hindu rulers. यानी जो एंशियंट पीरियड था उसको उन्होंने कह दिया हिंदू पीरियड। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस समय जो इंडिया में इतने सारे रूलर थे, जितने भी रूलर्स थे वो सभी रूलर्स हिंदू थे। उसी प्रकार से जो मिडेवल पीरियड था, उसको उन्होंने मुस्लिम पीरियड कह दिया, उसको उन्होंने मुस्लिम पीरियड कह दिया। एमपी यानी मुस्लिम पीरियड। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि मुस्लिम पीरियड के समय जो रूलर थे वो ज़्यादातर मुस्लिम थे। और जो उसी प्रकार से जो मॉडर्न पीरियड था, जिसको उन्होंने ब्रिटिश या तो क्रिश्चियन पीरियड कह दिया, क्योंकि उस समय जो रूलर थे वो क्रिश्चियन थे या ब्रिटिशर्स थे। तो इसीलिए उस पीरियड को हम क्रिश्चियन पीरियड या तो ब्रिटिश पीरियड कहते हैं। ठीक। और जो हिस्टोरियंस थे हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया के, उन्होंने इस पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि ये जो जेम्स मिल है ये आउटसाइडर है, इनका कोई हक नहीं है भाई साहब अपने खुद के हिंदुस्तान के, अपने खुद के इंडिया के हिस्ट्री को डिवाइड करने का। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास खुद का एक पीरियडाइजेशन है। देखिए ये जो हिस्टोरियंस थे ना, इनके पास अपना खुद का एक क्या था, पीरियडाइजेशन था। तो जो कि क्या था, जो कि उन्होंने दिया था जो मिडेवल, मॉडर्न और एंशिएंट दिया था, वो अपने पास था उनके पास। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो जेम्स मिल का था उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का अपना स्वदेशी पीरियडाइजेशन है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने दे पीरियडाइज्ड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न पीरियड। क्योंकि इनके पास अपना खुद का स्वदेशी पीरियडाइजेशन था इंडियन हिस्ट्री का, जो कि क्या था, 3 पीरियड्स थे। क्या?
हिस्टोरियंस ऑफ न्यू इंडिया, या तो इंडिपेंडेंस इंडिया के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने डिवाइड किया था एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। और उन्होंने ऑन बेसिस हाफ दे पीरियडाइज्ड इन किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। जो जेम्स मिल थे उन्होंने रिलीजियन के बेसिस पर क्लासीफाई किया था। जो हमारे हिस्टोरियंस थे इंडिपेंडेंस इंडिया के, उन्होंने क्लासीफाई किया था इंडियन हिस्ट्री को, जो 3 ब्रॉड पीरियड्स था, मॉडर्न, मिडेवल और एंशियंट, उसको किस बेसिस पे किया था, उसको ऑन दी बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस के बेसिस पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक द कोलोनाइजेशन अकम्पाइंड मॉडर्नाइजेशन, यानी आप किस प्रकार से सोच सकते हो जो कोलोनाइजेशन है वो अकम्पाइंड दी मॉडर्नाइजेशन, यानी किस प्रकार से जो कोलोनाइजेशन है जो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आ रहा है, या फिर किस प्रकार से उसके साथ एक कंपनी बना रहा है, किस प्रकार से उसका साथ दे रहा है। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट्स ऑन अ कॉलोनी, कॉलोनाइजेशन के कारण मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कॉलोनीज के ऊपर जो कॉलोनाइजेशन से बनी थी। देखिए, सॉम यूरोपियन कंट्रीज एक्सप्लोर द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो यूरोपियन कंट्रीज थे उस समय क्या कर रहे थे, वो जो अदर पार्ट्स थे वर्ल्ड के, जैसे कि उनको ढूंढ रहे थे, ठीक है। जितने भी सारे कोई लोग भाई, कोई यूरोपियन जाके कह रहा था भाई हमें इंडिया को खोज लिया है, इंडिया के लैंड को ढूंढ लिया है, कोई जाके कहता था भाई साहब हमने अमेरिका को ढूंढ लिया है। इस प्रकार से वो कहते थे, जो यूरोपियंस थे उस समय अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरियाज को वो ढूंढते थे, उनको एक्सप्लोर करते थे और वहाँ पर अपने ट्रेड सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश करते थे बहुत सारे प्लेसेस में। धीरे धीरे क्या हुआ, जो यूरोपियन थे अलग अलग जगह पर जाते थे और उस जगह पर अपना ट्रेड सेटलमेंट करते थे, क्योंकि वो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले उस एरिया को डिस्कवर और एक्सप्लोर किया था। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, दे एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ द एरिया टू फुलफिल देयर ओन पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक नीड्स। तो जो यूरोपियन ट्रेड सेटलमेंट वाले थे या क्या करते थे, अदर पार्ट्स को ढूंढते थे और वहाँ पर धीरे धीरे अपना सेटलमेंट बनाते थे, अपना ट्रेड सेटलमेंट बनाते थे और धीरे धीरे क्या करते थे, वहाँ पर एक पॉलिटिकल कंट्रोल पाते थे। क्यों, वहाँ पर एक पॉलिटिकल कंट्रोल करते थे कि इसके ऊपर वो पॉलिटिकल कंट्रोल करते थे उस एरिया के रिसोर्सेज के ऊपर, जहाँ पर क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि उनको अपने सेटिस्फाई करना था, अपने नीड्स को, अपने पॉलिटिकल नीड्स को, अपने मिलिट्री नीड्स को, अपने इकोनॉमिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए उस एरिया के रिसोर्सेज पर वो एक पॉलिटिकल कंट्रोल करते हैं, एक ऑक्यूपेंस करते हैं, उसको ऑक्यूपाइड कर देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। कोलोनाइजेशन क्या होता है, किसी के अन्य देश में जाके अपना खुद का कंट्रोल स्थापित करना उस व्यक्ति के कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर, अपने खुद के पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। A colonizing country used the resources of its colony to promote its own modernization and hence colonization was accompanied with modernization। देखिए, ये जो colonized country से यूरोपियन ट्रेड सेटलमेंट क्या करता, पहले जाके ट्रेड करेगा, फिर वहाँ पर क्या करता था, फिर वहाँ पर उस रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करता था। कंट्रोल करते ही क्या करता था भाई साहब, कंट्रोल करके क्या करता था, कंट्रोल करता था इसीलिए उन रिसोर्सेज को, क्योंकि अपने खुद के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ये जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज है ये क्या करते थे, उस एरिया के रिसोर्सेज को यूज़ करते थे, वहाँ पर एक कॉलोनीज बनाते थे और उन कॉलोनीज के जो रिसोर्सेज थे, यानी जहाँ पे कॉलोनाइजेशन क्या होता था, वो अपने कॉलोनीज जाके वहाँ बना देंगे। तो उन कॉलोनीज बनाने के बाद वहाँ से वो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते थे और उस रिसोर्सेज को यूज़ करते अपने खुद के मॉडर्नाइजेशन के लिए, तो जब कॉलोनाइजेशन होगा तो कॉलोनाइजेशन से जो लोग रिसोर्सेज लेंगे किसी अन्य देश से, उस रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे अपने खुद के मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो कॉलोनाइजेशन है वो अकम्पाइंड है हमारे मॉडर्नाइजेशन से, यानी जो कॉलोनाइजेशन है वो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आता है, ये दोनों एक दूसरे की कंपनी है। एंड इट्स क्रिएटेड ए ग्रोइंग नीड्स फॉर वेरियस काइंड ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन यूरोप। इससे क्या होता है, यूरोप के जो सेटलमेंट लोग थे उनसे क्या होता है, इसीलिए वो अलग अलग प्रकार के गुड्स और रिसोर्सेज को ला सकते हैं इस प्रकार से। तो इसीलिए उनका डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है और उनको एक हेल्प मिल रही है कि वो अलग अलग प्रकार के जो गुड्स है यानी सामान है और जो रिसोर्सेज है यानी जो कि आपके नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली जो चीज़ है वो यूरोप में उनकी बहुत भारी मात्रा में ग्रो होने लगी। पैसा अपने देश में इतना रिसोर्स है उसको तो यूज़ कर रहे हैं, बाकी देशों से भी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने ही यहाँ ला रहे हैं, तो उनका खुद का मॉडर्नाइजेशन भी तो हो रहा है।
Its impact on a colony was the Mughal Empire declined rapidly after Aurangzeb death in 1707. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कॉलोनीज आने से कॉलोनीज का इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, इम्पैक्ट ये होता है जैसे जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आ रहे थे, जैसे जैसे यूरोपियन ट्रेल सेटलमेंट वाले इंडिया में आ रहे थे, इससे क्या हो रहा था, मुगल एम्परर थे यानी जो मुगल्स थे उनके एम्परर के उनके जो पूरा टेरिटोरी था उस पर क्या हो रहा था, एक अफेक्ट कर रहा था, उस पर इम्पैक्ट डाल रहा था। इसी के लिए हम कहते हैं जो औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, 1707 में औरंगजेब की जब डेथ हो गई, उसी प्रकार उसके बाद से मुगल एम्पायर, जो मुगल साम्राज्य की डिक्लाइन शुरू हो गई, डाउनफॉल शुरू हो गया, यानी उनका जो साम्राज्य था, जो रूल था, वो खत्म हो गया पूरे। जो रूल उन्होंने स्थापित किया था इंडिया के अंदर मुगल्स पीरियड का, मतलब मुस्लिम पीरियड, वहाँ खत्म हो गया जब औरंगजेब चले गए। एक एरा ही उन्होंने पूरा खत्म कर दिया वहाँ पर। इस कॉलोनाइजेशन के कारण एक एरा ही कंप्लीट हो गया, एक एरा ही खत्म हो गया, एक मिडेवल पीरियड ही पूरा खत्म हो गया, यानी उस समय स्टॉप मार गया वैसा। एंड ब्रिटिश बिगन टू कॉलोनीज इन इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी। 17th में 1707 औरंगजेब जाने का धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आने लगे 18th सेंचुरी के बीच में, उन्होंने इंडिया के अंदर कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न। पे देखिए औरंगजेब चले गए तो मिडेवल पीरियड खत्म हो गया। अब धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स मिड 18th सेंचुरी के दौरान इंडिया में आने लगे तो उसे कहा जाता है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर शुरू हो गया मॉडर्न पीरियड की। और बाय द एंड ऑफ 18th पीरियड, 18th सेंचुरी के एंड आते आते ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को, लार्ज पार्ट्स को कॉलोनाइज किया था, युद्ध करके या तो अपने पॉलिसीज़ को लाकर, अपने पॉलिसीज और ट्रैकिंग को और अपने वर्ड्स को लाकर, यानी अपने को कुछ षड्यंत्र कर कर या तो युद्ध करके उन्होंने बहुत जगह पर कॉलोनीज बना ली थी। तो ये है आपका पूरा लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको जो नोट्स हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले रहा हूँ लिंक, वहाँ से आपको इनको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, और एक सिंपल सी चीज़ आपको कहूँगा, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, चैनल को वहीं से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।